एक बहू का अपनी सास पर अत्याचार, एक बेहद ही दर्द भरी कहानी। पारस बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वाट आई एम जस्ट कमिंग। पारस जिस स्थिति में था उसी स्थिति में फौरन कार की चाबी लेकर भागा। ओल्ड एज होम से संचालिका मिसेज अवस्थी का फोन था। प्रियंका पीछे से चिल्लाती रह गई, क्या हुआ पारस, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? माँ की बीमारी के बारे में सुनकर पारस बदहवास हो गया था। उसने प्रियंका की बात अनसुनी कर दी और तीव्र गति से अपनी गाड़ी ओल्ड एज होम की तरफ बढ़ा दी। प्रियंका बड़बड़ाती रही, पता नहीं इनको आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो तब घोड़े पर सवार रहते हैं। जब से इनकी माँ यहाँ से गई है तब से बस इनका मुंह सूजा ही रहता है। वृद्धा आश्रम दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर हरियाणा जिले में प्रकृति के शांत वातावरण में था। पारस को ओल्ड एज होम पहुंचने में लगभग सवा घंटे का समय लग गया। पिछले 6 महीने पहले माँ ने प्रकृति के सानिध्य में रहने की इच्छा जाहिर की थी। आश्रम की संचालिका श्रीमती रमा अवस्थी माँ की बचपन की सहेली थी। पारस ने माँ को बहुत समझाया था, माँ यहाँ क्या परेशानी है आपको? प्रियंका कितना ख्याल रखती है आपका। प्रियतम तो आपके बगैर रह ही नहीं सकता और मैं भी आपके बिना कैसे रहूँगा। मैं कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, पास ही तो है, कभी भी आ जाना मिलने, या मैं आ जाया करूँगी। फिर वे प्रियम को गोद में बिठाकर प्यार से दुलारते हुए बोली, प्रियम बेटा, दादी बड़ों के हॉस्टल जा रही हैं, छुट्टियों में आती जाती रहूँगी। ओके बेटा। बट दादी, बड़े लोग थोड़ी ही हॉस्टल में रहते हैं बेटा। बड़े लोगों के हॉस्टल को वृद्धा आश्रम कहते हैं। वहाँ हम भी पढ़ाई करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट भी खेलते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी चलूँगा आपके साथ। नहीं प्रियम बेटा, जैसे बच्चों के स्कूल और हॉस्टल में बड़े नहीं रह सकते, वैसे ही बड़ों के हॉस्टल में बच्चे नहीं रह सकते। तुम मम्मा पापा के साथ मिलने आ सकते हो। माँ की इच्छा का मान रखते हुए और प्रियंका के समझाने पर पारस बेमन से माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आया था। शुरू में वह हफ्ते 15 दिन में एक चक्कर लगा लिया करता था। माँ को वहाँ खुश देखकर वह थोड़ा निश्चिंत हो गया था। फिर काम की अधिकता की वजह से उसका जाना कम हो गया था। हाँ, प्रियंका हर हफ्ते माँ को विजिट कर लिया करती थी। आश्रम के गेट के पास पहुंचकर पारस विचारों की दुनिया से बाहर आया। जब पारस ओल्ड एज होम पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ लगी थी। किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। भीड़ को चीरता हुआ वो आगे गया तो उसका सिर चकरा गया, दिल बैठ गया। माँ, क्या हुआ आपको? आंटी, माँ को क्या हुआ है? पारस बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया। आपको कुछ भी नहीं होगा माँ, मैं आपको अभी किसी अच्छे अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं है, बस तुझे देखना था। ये मेरी माँ अटक अटक कर बोल रही थी। कमज़ोर कांपते हाथों से एक फाइल की ओर इशारा करके वे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उनकी सासों ने साथ नहीं दिया और उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। डॉक्टर ने उनकी नब्ज चेक करके बताया, सॉरी, सी इज नो मोर। पारस की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं। पारस माँ का हाथ थामे जड़वत वहीं बैठा रह गया। उसे कुछ भी होश नहीं था। तब ओल्ड एज होम की संचालिका मिसेज अवस्थी ने उसे झकझोर कर होश दिलाया। पारस बेटा, होश में आओ, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, उठो ना। आपने तो कहा था कि आप नवरात्रों में घर चलोगी, घर पर कलश स्थापना करोगी। प्रियम भी अपनी दादी का वेट कर रहा है। आप अपना वादा नहीं तोड़ सकती माँ। प्लीज माँ, उठो ना, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आपकी एक नहीं सुनूंगा मैं। पारस माँ को गले से लगाए बिलक बिलक कर रो रहा था। सभी की आंखों में आंसू थे, हर दिल रो रहा था। किसी तरह पारस को चुप कराकर प्रतिभा जी पारस की मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अंतिम संस्कार के पश्चात पारस ने मिसेज अवस्थी से पूछा, आंटी, माँ तो एकदम भली चंगी थी, फिर अचानक उनको क्या हुआ था? भली चंगी? बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ को लंग कैंसर था। क्या? नो नो आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उन्हें तो बस हल्की फुल्की खांसी थी, बाकी तो वो एकदम फिट थी। नहीं बेटा, उन्हें लंग कैंसर था, वो भी आखिरी स्टेज में था। मुझे भी आज ही पता चला जब मैं उनके कमरे की सफाई करवा रही थी। शायद उसी के बारे में वो तुम्हें बताना चाहती थी। हाँ आंटी, कुछ इशारा तो कर रही थी माँ। कहाँ है वो फाइल? लेकिन आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियंका ने तो कहा था कि माँ की रिपोर्ट नॉर्मल है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखो उनकी रिपोर्ट। पारस ने रिपोर्ट देखी। मिसेज अवस्थी सच कह रही थी। ये रिपोर्ट तो 6 महीने पहले की है। इसका मतलब प्रियंका ने मुझसे झूठ बोला था। पारस माँ का सामान घर ले आया। उसने अपने आप को माँ के कमरे में बंद कर लिया। प्रियंका दरवाज़ा पीटती रही, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। प्रियम भी पापा पापा प्लीज ओपन द डोर कहकर पुकारते रह गया, मगर पारस ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आपे में नहीं था। पूरी रात वो माँ को याद करके उनकी तस्वीर सीने से लगाए रोता रहा और पिछली सारी बातें याद करता रहा। पारस जब कॉलेज में था तभी उसके पापा की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। प्रतिभा जी एक अल्पशिक्षित गृहिणी थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले से स्वयं को और बेटे को संभाला। प्रतिभा जी के पति सरकारी नौकरी में बी ग्रेड कर्मचारी थे। उनकी मृत्युपरांत कुछ पेंशन प्रतिभा जी को मिल जाती। उस समय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन आज की तरह अधिक नहीं होती थी। फिर भी प्रतिभा जी पारस की माँ उतने में ही परिवार अच्छी तरह से चला लेती थी। 6 साल पहले जब पारस ने अपनी माँ से कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी सहपाठी प्रियंका से शादी की इच्छा जताई तो प्रतिभा जी बेटे की खुशी के लिए मान गई थी। हालांकि प्रियंका का व्यवहार प्रतिभा को कुछ सही नहीं लगा था। उसकी माँ से मिलकर उन्हें आभास हुआ था कि वो एक तेज और लालची महिला है। अगर प्रियंका उनके बेटे की पसंद है, शादी के बाद ढल जाएगी। नए माहौल में कुछ लड़कियां होती ही पहले नादान। ऐसा सोचकर वे प्रियंका को शादी करके घर ले आई थी। पारस एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर लग गया था, साउथ दिल्ली की अच्छी पॉश लोकेलिटी में। उसने 3 BHK का घर लोन ले लिया था। थोड़ी बहुत पैतृक जमीन भी थी जिससे लोन चुकाने में सुविधा हो जाता था। आखिर है तो सब बेटे बहू का ही। सालाना कुछ रकम आ जाती थी। अभी तक वो लोग सरकारी आवास में ही रहते थे। प्रतिभा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत नेक, सरल हृदय और सलीकामंद महिला थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद पारस का प्रमोशन हो गया और साल के अंत तक उसने सुंदर से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बहू की गर्भावस्था में प्रतिभा जी ने बहू का बहुत ख्याल रखा था। वे उसकी पसंद के खाने बना बनाकर बड़े प्यार और मनोहार से खिलाती थी। पारस सास बहू के प्यार को देखकर माँ से कहता, अच्छा जी, मुझे तो कभी इतनी मनोहार से खाना नहीं खिलाया। बहू के आते ही बेटे को पराया कर दिया। हाँ तो तू प्रेग्नेंट होकर दिखा, फिर देख तुझे कितना लाड़ लड़ाती हूँ। वे मजाक में बेटे को छेड़ती। शादी के शुरुआत का 1 वर्ष हंसी खुशी बीता। प्रियंका शुरू से ही घर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी और अब बेटा हो जाने के बाद से तो उसने सारा काम प्रतिभा जी पर छोड़ दिया था। वो सारा दिन कमरे में बैठकर अपनी माँ और सहेलियों से गप्पे मारती रहती थी। प्रियम को बस फीड कराने के लिए लेती। बच्चा सारा दिन प्रतिभा जी के पास रहता था। पारस के आने का समय होते ही प्रियंका सास को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती और खुद रसोई में घुसकर काम करने का और बेहद थके होने का दिखावा करती थी। बहू की चालबाजियों से अनभिज्ञ सरल हृदया प्रतिभा जी इसे अपना सम्मान समझते हुए बहू पर बलिहारी जाती, पर धीरे धीरे वे सब समझने लगी थी। परंतु बेटे का घर खराब ना हो इसलिए वो मौन रह जाती थी। पारस प्रियंका को व्यथित और निढाल देखकर माँ से कहता, माँ थोड़ा हाथ भी बटा लिया कीजिए। प्रियंका का बेचारी
सारा दिन काम करके थक जाती है। आप ज़्यादा कुछ नहीं तो प्रियम को ही संभाल लिया कीजिए। पर बेटा, मैं अभी अभी छोड़िए ना पारस, माँ जी की इस उम्र में कितना काम करेंगी, ये अपना मसला नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। प्रियंका की चालाकी देखकर प्रतिभा जी दंग रह गईं। इस प्रकार धीरे धीरे उसने पारस को अपने मुंह पास में ऐसा बांध लिया कि पारस को प्रियंका सही और अपनी माँ गलत नजर आने लगी। परिणाम स्वरूप प्रतिभा जी ने मन ही मन ये फैसला कर लिया, अब मैं अपमानित होकर यहाँ और नहीं रह सकती। मेरे पास अपने लिए सम्मान से रहने लायक पर्याप्त धन है, इसकी पेंशन आती ही है, कुछ रकम एफडी में जमा है, बाकी इमरजेंसी के लिए जेवर भी हैं। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। यही सोचकर उन्होंने अपनी सहेली से बात की और दिल्ली शहर से बाहर बने ओल्ड एज होम में रहने आ गई थी। 6 महीने पहले कुछ समय से प्रतिभा जी को खांसी हो जाती थी, जो बहुत समय तक रहती थी। पारस ने माँ की सारी जिम्मेदारी प्रियंका को दे रखी थी। प्रियंका ने प्रतिभा जी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने प्रतिभा जी को बाहर बैठने का कहकर प्रियंका से उनकी बीमारी के बारे में बताया कि उन्हें लंग कैंसर है, जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। बीमारी बहुत बढ़ गई है तो अब ऑपरेशन ही एक आखिरी इलाज है। प्रियंका ने डॉक्टर से कुछ दिन की मोहलत मांगकर सास के लिए दवाइयाँ लिखवा दी और महीने 15 दिन बाद पैसे का इंतजाम करने की बात की और सास को दवाइयाँ खिलाने लगी। उसने प्रतिभा की बीमारी की गंभीरता के बारे में ना पारस को बताया और ना ही सास को। उसने पारस से कह दिया कि छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। जब तक दवाइयों का असर रहता, बीमारी दबी रहती थी। पारस ने भी ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे ना माँ के पास बैठने की फुर्सत थी, ना उसने इसकी ज़रूरत महसूस की। इधर प्रियंका के जुल्म दिन दिन बढ़ते जा रहे थे। पारस के सामने वह सास की सेवा करने का ढोंग करती और प्यार भरे उलाहने देती हुई उनकी आदतों की शिकायत भी पति से कर डालती। वो भी परेशान होकर माँ को सुना ही देता। आखिर उनका सब्र जवाब दे गया और वे बिना कोई शिकायत किए ओल्ड एज होम प्रस्थान कर गईं। पारस कितना भी लापरवाह सही, मगर माँ को घर से दूर नहीं भेजना चाहता था। मगर माँ की जिद के आगे उनको भेजने को तैयार हो गया था। पिछली बातें याद करते हुए पारस खुद को धिक्कार रहा था। मैं ये सब पहले क्यों नहीं देख पाया। मैं कितना बुरा, कितना नालायक बेटा हूँ। जीते जी मैंने अपनी माँ को मार दिया। माँ की मौत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार तो प्रियंका है। एक पति अपनी पत्नी पर भरोसा करके घर परिवार और माँ बाप की जिम्मेदारी सौंप देता है, तभी तो निश्चिंत होकर परिवार के पालन के लिए स्वयं को काम में समर्पित कर पाता है। किंतु पत्नी उसे गुमराह करे तो माना कि दोषी मैं भी हूँ, पर प्रियंका की गलती नहीं। नहीं, ये गलती नहीं, ये तो गुनाह है। इतने बड़े गुनाह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रियंका को सबक तो सिखाना ही होगा। पारस के दिल पर छुरियां चल रही थी, सीने में क्रोधाग्नि जलने लगी थी। उसने उसी क्षण एक फैसला किया। अगली सुबह उसने दरवाजा खोला। उसके हाथ में 2 सूटकेस थे। प्रियंका दौड़कर सामने आई और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत थी पारस? कल किस बात का गुस्सा निकाल रहे थे तुम, जो सारी रात माँ जी के कमरे में बंद रहे? ना मेरी बात का जवाब दिया, ना प्रियम की बात सुनी। जवाब दो मुझे। तभी उसकी नज़र सूटकेस पर पड़ी। अब कहाँ जा रहे हो? कुछ बताने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या तुम्हें? या इस घर को सराय समझ लिया है तुमने? जब मन किया आए और फिर चल दिए। वो गुस्से से फुफकारती हुई बोली। पारस उसकी बात का जवाब दिए बिना प्रियम के कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रियंका बाहर पैर पटकती खड़ी रह गई। इससे पहले उसने पारस को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। कमरे में पारस ने प्रियम से कुछ सवाल किए। बेटा, क्या दादी तुम्हें प्यार नहीं करती थी? तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ने लेने नहीं जाती थी? प्रियम ने सुबकते हुए पूछा। पापा,
क्या दादी सच्ची में गॉड के पास चली गई हैं? हाँ बेटा, तुम मेरी बात का जवाब दो। दादी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो ही मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आती थी, मुझे खाना खिलाती थी, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी। पर पता नहीं क्यों मम्मा उनसे एंग्री रहती थी, उनकी इंसल्ट करती थी। तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पापा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपसे मम्मा की शिकायत करता तो आप लोग आपस में झगड़ा करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बताया। और फिर दादी ने मुझे मना किया था कुछ भी बताने को। पारस प्रियम को अंक में बींच कर जोर जोर से रो पड़ा। प्रियम ने उन्हें नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसू पोंछकर सांत्वना दी। पारस ने खुद को संभाला और थोड़ी देर बाद वह प्रियम का हाथ पकड़कर बाहर निकला और सूटकेस लेकर बाहर जाने लगा। तो प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया। पारस, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम प्रियम को लेकर कहाँ जा रहे हो? जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, तभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बुढ़िया यहाँ से जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। गुस्से में प्रियंका के मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो वो अब तक छुपाती आई थी। शराफत का मुखौटा पल भर में उतर गया। अब तक पारस का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। चिंता मत कर निर्दयी औरत, मेरी माँ अब नहीं रही और उसने कभी मुझे तेरे खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि वो तो उल्टा तेरी बुराइयों पर पर्दा डालती रही और खुद खामोशी से पहले इस घर से और अब इस जालिम दुनिया से बहुत दूर चली गई है। तुझे अब चाले चलने की या मेरे सामने ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब तू रह अकेली इस घर में, मौज कर, खुशियां मना। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। क्या माँ जी नहीं रही? कब हुआ ये? और अचानक कैसे? प्रियंका की जुबान लड़खड़ा गई। क्या कहाँ अचानक? हाँ, अचानक मर गई वो। पिछले 6 महीने से वो बीमारी से लड़ रही थी, लंग कैंसर था उसे। क्या तुझे नहीं मालूम था? पारस की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसकी जुबान की सख्ती और कड़वाहट देखकर प्रियंका सहम गई। उससे कुछ कहते ना बना। बहुत कुछ बोलना चाहता था पारस, मगर दुख की इम्तिहान और क्रोध की अधिकता से वह आगे कुछ बोल नहीं पाया और वो कुछ और कहने ही नहीं चाहता था। अब कहने का फायदा भी क्या था? उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई थी। अब तो माँ लौट कर नहीं आने वाली थी। प्लीज मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो पारस। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकती हो? पारस बिलक पड़ा। मुझे माफ कर दो पारस। स्वयं को संयत करके कठोर शब्दों में उसने कहा, जैसे तुमने मुझे मेरी माँ से अलग किया था, वैसे ही अब मैं तुझे तेरे बेटे से दूर कर दूंगा। हटो मेरे रास्ते से। प्रियम, जो अब धीरे धीरे बात को समझा था, जोर जोर से रो रो कर कहने लगा, पापा मुझे आप दोनों चाहिए। प्लीज पापा, हम यहीं रहते हैं ना, इसी घर में। आप बोलोगे तो मैं मम्मा के पास नहीं जाऊंगा, बस दूर से देख लूंगा उन्हें, पर हम यहीं रहेंगे, दादी माँ के स्वीट होम में। प्रियम का रुदन देख पारस का दिल पसीज गया। आखिर इस सब में प्रियम की तो कोई गलती नहीं थी। हम दोनों के गुनाहों की सजा बेचारा मासूम क्यों भुगते? फिर मुझ में और प्रियंका में क्या फर्क रहेगा? ऐसा सोचते हुए बोझिल तन मन से उसने एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से प्रियम का हाथ पकड़कर अपनी माँ के कमरे में जाते जाते हुए बोला, सिर्फ अपने बेटे की खातिर मैं रुक गया हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं और प्रियम अब माँ के कमरे में ही रहेंगे। प्रियंका की आंखों से पश्चाताप के आंसू थे। उसे इस बात की तसल्ली थी कि पारस ने इस घर से जाने का फैसला त्याग दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।